जय हिंद साथियों, आज से हम लोग पढ़ेंगे अनसॉल्व पेपर क्लास 10th का। यदि आप लोग चाहते हैं यूपी बोर्ड में 90 प्लस, आपका 70 का पूर्णांक होता है, उसमें 60 प्लस लाने का कोशिश करना चाहते हैं और आपका गेम है कि हम 90 प्लस लाएं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज से हम आपको अनसॉल्व पेपर कराएंगे, तो अच्छे से देखते रहिएगा। यदि इस पर अच्छा खासा व्यूज जाता है तो पूरा अनसॉल्व पेपर हम लगभग 1 महीने के अंदर ही सॉल्व करा देंगे। यह आज आपका पहला लेक्चर है। यदि आप लोग इस पर अपना प्यार दिखाते हैं तो जरूर हम इसका और सारा वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, 2022 में जितना भी क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर में बहुविकल्पी से पूछा है, पूरा हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2022 में जितना भी अनसॉल्व पेपर में आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आपका सेट 1 में 2022 में कोड है 822 ए भी। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, इधर दिख रहा होगा, इधर लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। तो आप लोग जानते होंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक को छोड़कर ओनली अपने ही संख्या से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार और सुनिएगा, जो एक को छोड़कर ओनली अपने ही संख्या से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। बताने का कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, क्योंकि एक को छोड़कर ओनली अपने ही संख्या से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दिया है समीकरण इतना का विविक्तर विधि। ठीक है, समीकरण लिख देते हैं। समीकरण दिया है, पूरा अच्छे से बताएंगे, जिस तरह कॉपी में लिखेंगे उस तरह बता रहे हैं। तो इस तरह दे देगा 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल में 0। यह हमारा समीकरण दिया है और कह रहा है विविक्तर विधि ज्ञात कीजिए। तो विविक्तर विधि का आपका फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा। विविक्तर विधि का फॉर्मूला क्या होता है संजू? d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b² माइनस 4ac, यह मेरा विविक्तर विधि का फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें छांट लेंगे। ठीक है, इसमें छांट लेंगे, जिस तरह से कॉपी में लिखेंगे उस तरह से बता रहे हैं। आप लोग यूपी बोर्ड की कॉपी में जब पेपर देने जाएंगे तो उसमें ट्रिक मत लगाइएगा। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप लोग ट्रिक मत लगाइएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके ही ट्रिक लगाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम पहले छांट लेते हैं। तो इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। जो स्टूडेंट कमजोर हैं और कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो भी, और जो लोग तेज हैं उनके लिए भी यह वीडियो है। तो जिस तरह से लिखा जाता है उस तरह से बता रहे हैं। ठीक है, शुरुआत में जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे बता दे रहे हैं। तो इसका तुलना हम लोग ऐसे इससे करेंगे। तो a बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर में 3। ठीक है, b बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका -2। ठीक है, और c का मान कितना हो जाएगा, c बराबर 1/3। ठीक है, यही मान हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो d इक्वल में हो जाएगा b के जगह पे -2 का वर्ग -4। a का मान कितना है 3 है और c का मान कितना है 1/3 है। 1/3 और 3 से कट जाएगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 होगा, और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो सम घाते हैं तो प्लस होगा, यानी कि 4 तो कितना आ जाएगा d इक्वल में 0। तो मूल क्या है हमारा, मूल क्या है, समान है। हेलो, मूल क्या है, समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा नंबर दिया है, यदि साइन a बराबर दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, साइन a बराबर क्या दिया है 3/5। तो यह ऑप्शन में लिखाना था, ऑप्शन नंबर इसका चौथा है। ठीक है, यदि मूल पूछता, मूल क्या है, तो मूल आपके समान है और बराबर है। ठीक है, यदि मूल पूछता तब, लेकिन हमें ऑप्शन में दिया है d बराबर 4। डी आपका क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर चौथा सही है। साइन ए बराबर 3/5 है, तो कहा है काश ए का मान चाहिए, काश ए का मान। ठीक है, तो हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण। तो हम यह हमारा हो जाएगा लंब, ठीक है, और यह हो जाएगा कर्ण। तो हमें किसकी जरूरत है, आधार की, क्योंकि काश में आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग इक्वल में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण कितना है, 5 का वर्ग, लंब कितना है, 3 का, प्लस आधार कितना है नहीं पता है, यही तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, माइनस है सॉरी प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 9 इक्वल में आधार का वर्ग। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, तो आधार इक्वल में हो जाएगा हमारा 16 अंडर रूट में। ठीक है, क्योंकि यह वर्ग है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। आधार हमारा कितना निकला, 4। अब हमें काश ए का मान चाहिए, तो काश ए बराबर में होता है आधार बाई में कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान कितना, 4, और कर्ण का मान कितना, 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 4:5 के अनुपात में है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 4:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के भुजांक अनुपात क्या होगा। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको रब करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ जो सूत्र पर रखेंगे आसानी से लग जाएगा। जो सूत्र लिखवा रहे हैं यदि नहीं पता है तो अलग लिखते रहिएगा। दिया है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो दो समरूप त्रिभुज के मान लेते हैं, माना पहली समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहली त्रिभुज के क्षेत्रफल A1। ठीक है, और दूसरी समरूप, और दो समरूप है तो मान लेते हैं दूसरी समरूप त्रिभुज का यह सूत्र होता है, डायरेक्ट सूत्र लिखवा रहे हैं। माना पहली समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं दूसरी समरूप यहां पर भी लिख लीजिएगा समरूप। माना पहली समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं दूसरी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 जो होता है वह A1 अपान में A2, यानी कि पहली भुजा बाई में दूसरी भुजा, पहली भुजा बाई में दूसरी भुजा का वर्ग। दिख रहा है ऊपर, होता है पहली समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 दूसरी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 इक्वल में पहली भुजा बाई में दूसरी भुजा का वर्ग। तो हमें अनुपात किसका दिया है, क्षेत्रफल का 4:5। 4:5 का मतलब यह हुआ, सॉरी 4:9 का मतलब यह हुआ कि 4 ऊपर पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊपर दूसरी त्रिभुज के क्षेत्रफल, नीचे 9 इक्वल में पहली भुजा मान लेते हैं A1 और दूसरी भुजा मान लेते हैं A2 इक्वल में, सॉरी पूरे का होल वर्ग। 4/9 इक्वल में A1 अपान A2 का होल वर्ग। यह वर्ग है, हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए। यह वर्ग है तो इधर आया तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट में 4/9, 4/9। ठीक है, इक्वल में A1 अपान में A2, A1 अपान में A2। तो यदि हम अंडर रूट से हटाते हैं तो 2 और 3 आएगा, तो 2/3 हो जाएगा, A1 अपान में A2। ठीक है, तो हमें अनुपात पूछा है, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि A1 संबंधित A2 इक्वल में 2 संबंधित 3, 2 संबंधित 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है 3, 4, 6 का
3 4 6 तथा यक्स का समांतर माध्य यदि 5 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया क्या है, क्वेश्चन क्या है, 3 4 6 तथा यक्स का 3 4 6 तथा यक्स का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य कितना है, 5 दिया है। समांतर माध्य 5 है तो यक्स का मान क्या कीजिए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, समांतर माध्य इक्वल में होता है कुल पदों का योग। ठीक है, कुल पदों का योग बाय में कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बाई में कुल पदों की संख्या। समझ में आ रहा है, हेलो, समझ में आ रहा है। समांतर माध्य का फार्मूला होता है कुल पदों का योग बाई में कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो कुल पदों का योग 3 + 4 + 6 प्लस यक्स का योग बाई में कुल संख्या 1 2 3 4 गिन लेते हैं। समांतर माध्य कितना दिया है, 5 दिया है। त्रिज्या गुणा करा देते हैं तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और इन सब को जोड़ेंगे, 6 4 10 3 13 प्लस यक्स, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 - 13, यानी कि यक्स बराबर 7। यक्स बराबर 7। एक क्वेश्चन और है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, तो इतने को रब करते हैं, उसके बाद से बताते हैं। आज बहुविकल्पी के जितना भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ओनली बहुविकल्पी का 8 सेट है, 8 सेट आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दिया है दो बिंदु दिया है, मान लेते हैं ए बराबर में 2, 3 दिया है, बी बराबर में मान लेते हैं 4, 1 दिया है। कह रहा है बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d इक्वल में होता है अंडर रूट में क्या होता है, देखिए दो बिंदु x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। ठीक है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो लिख लीजिए। d बराबर में दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। तो x1 क्या है आपका, x1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, 4 है का होल वर्ग, y1 कितना है, 3, y2 कितना है, 1 का होल वर्ग। तो घटाएंगे तो यहाँ पर -2 का होल वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ घटा लेते हैं तो 2 का वर्ग, तो हमारा फाइनली यह 4 आएगा और इसका वर्ग 4 आएगा, यानी कि अंडर रूट में 8। तो बिंदुओं के बीच की दूरी, अच्छा और आगे इसको बढ़ा सकते हैं, हम इसको 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 4 दूना 8, 2 जोड़ा मिल जा रहा है, एक बाहर निकालेंगे, 2 अंडर रूट में 2, और दूरी है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक या इकाई लिख देते हैं। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है मात्रक तथा या इकाई लिख देंगे। तो बहुविकल्पी के क्वेश्चन सेट 1 के समाप्त हो गए। अब सेट 2 में चलते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा है, इसको रब कर देते हैं सेट 2। 8 सेट है 2022 में, 8 सेट का पूरा क्वेश्चन आज ओनली 1 नंबर का पढ़ेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं 90+ नंबर लाना मैथ में, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ते रहिएगा। दिया है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 156 अभाज्य गुणनखंड तो छोटा बच्चा भी जानता है, ठीक है ना। 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो हम लोग को क्या करना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 से काटेंगे। ठीक है, काटते आइए, तो 2 से जाएगा 7 बार में, पुनः 8 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, पुनः 9 बार में, पुनः 3 से काटेंगे तो 3
और 3 एकम 3, 3 तरीके 9, उसके बाद से 13। ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 156 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी कि 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ऑप्शन नंबर दिया है दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा पहले का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कहा गया, यदि सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर दिया है सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कैसे लगाएंगे, हमें थीटा का मान चाहिए। तो इधर सेक थीटा है तो इधर भी सेक के पद में सोचिए कि किसका वैल्यू 2 होता है। ठीक है, इधर सेक थीटा है तो इधर भी सेक थीटा के पद में सोचेंगे कि किसका वैल्यू होता है। तो सेक के किसका वैल्यू होता है, नहीं पता है, 60 का, याद कर लो। सेक देखो काश 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, काश 60 अंश का मान होता है 1/2, तो काश का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक क्या मान लेते हैं उल्टा करेंगे तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो यानी कि काश थीटा का हो जाएगा, काश थीटा का मान लेते हैं यहाँ पर 1/2 होता है तो 60 अंश, लेकिन यहाँ पर सेक थीटा इक्वल में 2 दिया है तो चेंज होगा, ये भी चेंज हो जाएगा ऊपर नीचे। यानी कि सेक थीटा बराबर 2 दिया है तो हम लोग इसको 2 सोचेंगे सेक के पद में किसका वैल्यू होता है, तो सेक 60 अंश का। छोटी छोटी चीजें याद कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। इधर भी सेक है इधर भी सेक है, हट जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 अंश। ऑप्शन नंबर तीसरा, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो यम का मान क्या कीजिए। क्वेश्चन लिख देते हैं तीसरा नंबर। तीसरा क्या कह रहा है, यदि 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस यम इक्वल में 0 के मूल बराबर है, मूल बराबर है, दिया क्या है, मूल बराबर है, तो d बराबर क्या होगा लिखे, यदि मूल बराबर होते हैं तो 0, d बराबर 0। यदि मूल बराबर होते हैं तो d का जो मान होता है वह हमारा 0 होता है। तो विविक्तर विधि का प्रयोग करते हैं, d इक्वल में होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का मान कितना 0, b का मान कितना, अब यहां से हम लोग छाटेंगे तो b का मान कितना हम 12, लेकिन माइनस 12 का होल वर्ग माइनस 4, a का मान कितना 3 और c का मान कितना -m। ठीक है, -m ना। तो 12 का वर्ग 144, ठीक है, माइनस 4 3 12, यह माइनस हो जाएगा प्लस 12m। ठीक है, यह 44 है, 144 से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 144 इक्वल में 12m। ठीक है, तो हमें m का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, m को इधर आने देते हैं, 12 आपका गुणा में तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, माइनस 144 बाई में 12 हो जाएगा। ठीक है, m काटेंगे तो 12 बार में जाएगा, यानी कि m का जो मान आएगा वह -12 आएगा। ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर चौथा दिया, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है तो प्रत्येक शीर्ष लंब की इकाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है एक समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा आपका क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपका बराबर होती हैं। ठीक है ना, तो पहले बार तो हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। एक समबाहु त्रिभुज हो गया, लेकिन प्रत्येक भुजा हमारा 2a के बराबर है, 2a। ठीक है, तो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है
उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की इकाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक शीर्ष लंब की इकाई ज्ञात कीजिए। तो यदि हम यहाँ से इस पर शीर्ष लंब डालते हैं, शीर्ष लंब मतलब मानते हैं या ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, तो बिंदु ए से बीसी पर कोई लंब डालते हैं, ठीक है, कोई शीर्ष लंब डालते हैं, ठीक है। पर लेकिन कहा क्या है, प्रत्येक शीर्ष लंब से, तो प्रत्येक शीर्ष लंब से जो बिंदु ए से होगा और बी से होगा वही देखिएगा। हमारे कहानी का मतलब यह है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा आपके बराबर होते हैं, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, जैसा कंडीशन दिखा दिए। लेकिन यदि हम बिंदु ए से जो शीर्ष लंब डालते हैं बीसी पर, जितना दूरी वह होगा उतना ही दूरी बिंदु बी से शीर्ष लंब पर डालेंगे। बिंदु बी से एसी पे, बिंदु बी से एसी पर शीर्ष लंब डालेंगे और बिंदु सी से ए बी पर शीर्ष लंब जो डालेंगे, सेम दूरियां आपकी बराबर होंगी क्योंकि त्रिभुज आपके बराबर हैं। नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। यह देखो समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया। शीर्ष लंब डाल दिए, एक पर शीर्ष लंब डाल देते हैं, ओनली एक पर। तो बिंदु ए से बीसी पर शीर्ष लंब डाल दिए हैं, तो बीसी शीर्ष लंब डाले हैं, तो जो यह बिंदु मिलेगा मान लेते हैं डी, ठीक है। तो बीचों बीच में मिलेगा, बीसी के बीचों बीच में, क्योंकि क्या कर रहा है, शीर्ष लंब डाला जाता है। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी कितना, ए, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी ए और यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी ए। अब बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक इतने बीच की दूरी ए, इतने बीच की दूरी ए और पूरे बीच की दूरी कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2a मिल गया, ठीक है। तो यानी कि यह दूरियां हमारा ए हो गया। यह पता है, यह पता है, यह पता नहीं हो जाएगा, पता हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से यह मान लेते हैं यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा क्योंकि शीर्ष लंब है। तो 90 अंश के सामने की भुजा हमारा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग पुनः लिखते हैं सूत्र, कर्ण का वर्ग इक्वल में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा समझाने में समय ज्यादा लग रहा है। कर्ण का वर्ग तो 2a का वर्ग, 2a का वर्ग इक्वल में लंब, लंब आपका क्या है, AD है, AD का होल वर्ग प्लस आधार क्या है आपका a है, ठीक है। a का वर्ग तो 2a का वर्ग यानी 4a का वर्ग, a का वर्ग इधर है, इधर ला देंगे क्योंकि लड़कियों के साथ लड़कों को लड़की के साथ बैठाया या जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। AD का होल वर्ग, यहाँ पर 4a है, यहाँ पर ओनली 1a है, स्क्वायर है, तो हम जोड़ घटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3a स्क्वायर और इधर वर्ग है तो इधर आ जाएगा अंडर रूट AD। तो AD का मान कितना हो जाएगा हमारा, ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 बार है, यानी कि ये बाहर निकल गया अंडर रूट में 3। तो जो आपका AD का मान होगा, ठीक है, जो आपका बिंदु शीर्ष ए से BC पर जो लंब डाले हैं शीर्ष लंब, जो दूरिया यह होगा वही दूरिया आपका ये भी होगा, वही दूरी आपका ये भी होगा और यह आपका एक बिंदु पर मिलेगा, ठीक है, एक बिंदु पर मिलेगा। यानी कि प्रत्येक दूरिया अब क्या बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं AD बराबर में मान लेते हैं इसको E मान लेते हैं और इसको F मान लेते हैं, BE बराबर में CF इक्वल में A अंडर रूट में 3 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक चलना है। सभी सम धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य चाहिए। तो 1 से लेकर 10 तक सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बोल रहा है कि 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, देखिए 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक 2 4 6 8 और इसमें 10 भी सम्मिलित होगा। सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो क्या होता है सूत्र, सभी पदों की
सभी पदों का योग कुल y पदों में का योग कुल पदों का योग y में कुल पदों की संख्या यही ना होता है सूत्र। कुल पदों का योग तो मान लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 y में जोड़ लेते हैं 2 4 5। कुल पदों का योग बराबर में कुल पदों का योग y में क्या हो जाएगा, कुल पदों की संख्या समांतर मात्रा। तो जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं 8 और 2 10 हो जाएगा, 6 4 10 और 10 यानी कि 30। y में 30 तो काटेंगे तो कितना जाएगा 5 × 5 5 × 30 भाग नहीं आता है 5 × 30 ठीक है, यानी कि हमारा कितना आएगा समांतर मार्ग 6 आएगा। दिया है बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु P और Q के बीच की दूरी आपका दिया है 10 तो y का मान ज्ञात कीजिए। दोगे है भाग नहीं आ रहा है आप लोग को, क्या मैथ पढ़ोगे। दिया है बिंदु P और Q, बिंदु P दिया है, P क्या दिया है 2, -3 ठीक है, और Q क्या दिया है 10, y ठीक है, के बीच के दूरी यानी कि D इक्वल में कितना दिया है 10 ठीक है। तो y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं, D इक्वल में क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी अंडर रूट में x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। D इक्वल में x1 कितना है आपका 2 है, x2 कितना है 10 है, प्लस y1 कितना है -3 है, y2 कितना है -y है, D का मान कितना है 10 है। इक्वल में कितना हो जाएगा -8 का होल वर्ग प्लस -3 - y का होल वर्ग। ऐसे कर लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। दोनों पक्षों का वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाने के लिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इक्वल में इधर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो 8 का वर्ग 64, a का वर्ग माइनस b का वर्ग ठीक है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग -2ab होता है, यहाँ हो जाएगा -3 का वर्ग ठीक है, प्लस -y का वर्ग ठीक है, प्लस क्या होगा 2, a का मान कितना है -3 है और b का मान कितना है -y है। a + b के होल स्क्वायर तोड़े हैं, लेकिन आपका माइनस है तो पूरा अच्छी तरह से समझाने के लिए हम माइनस को लेते चले हैं ठीक है। तो ये हमारा 64 इधर आएगा तो 100 - 64 इक्वल में 3 का वर्ग 9 प्लस y² और यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और यह माइनस प्लस हो जाएगा यानी +6y। 9 को इधर लाते हैं तो 100 - 64 प्लस 9 इक्वल में y² प्लस 6y। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो यह सॉरी यहाँ आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। तो 64 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा देखिए 64 9 73 कितना हो जाएगा 73। 100 में से 73 घटाएंगे तो 27 कितना बचेगा 27 y² प्लस 6y और यहाँ आका मान लेते हैं इक्वल में कितना हो गया 27 को इधर ला लेते हैं। यहाँ से अभाज्य गुणनखंड करना है, y का मान चाहिए हमें तो y² प्लस 6y माइनस 27 इक्वल में 0। यह द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। तो इसका पूरा इसमें करेंगे 27 से कम 27 और ऐसा जोड़ेंगे घटाएंगे कि बीच वाला पद आपका आ जाए। गुणा करने पे 27, जोड़ने घटाने पे 6।
तो कितना हो जाएगा 9 3 27 और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई माइनस 27 इक्वल में 0। दोनों को जोड़े घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा। सही है। इन दोनों में से y को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर y प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर y और प्लस यह माइनस हो जाएगा प्लस 9। यह सोच लीजिए कि जो चीज़ यहाँ पर आएगा वही चीज़ ये भी यहाँ पर भी आएगा। तो y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल में 0। तो y बराबर आपका -9 आएगा एक बार और y बराबर 3। तो आपका ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में दोनों दिया है, यानी कि 3 कामा 9। 3 कामा 9 किस में है? -9। दूसरा ऑप्शन यानी कि 3 कामा -9 हो सकता है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तीसरा ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन -9 कामा 3 सही है। समझ में आया? थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। यदि कैलकुलेशन जानते हैं तो लगा सकते हैं। सूत्र पर रखकर यहाँ पर वर्क करना है। जोड़ घटाना गुणा भाग, इसमें जोड़ घटाना गुणा बाकी है। द्विघात संख्या हो गया तो मध्य पद को लाने के लिए इसका गुणा कराते हैं, 27 हो गया। और जोड़े घटाएं कि हमारा 6 आए और गुणा करने पर 27 आए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको रब करते हैं। रब क्या करते हैं? यह आपका समाप्त हो गया। ठीक है, सेट 2 समाप्त हो गया। सेट 3 पर चलते हैं। सेट 3 में हाँ यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है? किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में होगा। वह आपके ऑप्शन में दिया है। तो हम बताते हैं सम संख्या और विषम संख्या कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सम संख्या और विषम संख्या के लिए, ठीक है, सम संख्या यदि हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, 1 मिनट दोगे इसको रख करें। सम संख्या और विषम संख्या की पहचान हम लोग कैसे करें कि कौन सा सम है कौन सा विषम है? वैसे हम लोग जानते हैं 2 4 6 8 यह सम है, 3 5 7 9 यह सब विषम संख्या है। लेकिन यह तो आपका अंक में दिया है। यदि अंक में न दिया हो तो क्या होगा? यदि हम 2 का गुणा किसी भी यन संख्या में करेंगे, तो वह क्या आएगा? सम संख्या आएगा। यन का कोई भी मान ले लो। यन का कोई मान बताओ। 2 बहुत छोटा ले लिए 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। कोई और? 10। यन बराबर यदि 10 रहता है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 सम संख्या। यन का मान कुछ और ले लो। 23। अरे यहाँ तो सम संख्या है, कोई विषम संख्या लो। 23। ठीक है, यन का मान 23 ले रहे हैं। यह 23 क्या है? आपका विषम संख्या है। तो 2 गुणे यन के जगह पे 23 गुणा कराओ। 23 दूना 46। यन का मान लेते हैं हम 11 ले लेते हैं। यन का मान 11 लेते हैं। तो इसी वाले फार्मूला में रखना है, यानी कि यन के जगह पे 11। तो 11 गुना 22। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला? कि 2 का गुणा किसी भी यन संख्या में कराएंगे। ठीक है, 2 का गुणा किसी भी यन संख्या में कराएंगे तो वह क्या होगा? सम संख्या प्राप्त होगा। यन के जगह पे क्यू भी हो सकता है, लेकिन वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह क्यू को देगा एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्यू को बोल देगा। यदि क्वेश्चन में यन भी बोल दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में यन भी बोल सकता है कि यन आपका क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यन हो सकता है यहाँ पर दिया है आपका क्या दिया है? क्यू दिया है।
धनात्मक पूर्णांक क्यू है, Q। तो n के जगह पे क्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, धनात्मक सम पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक कितना होगा, यही होगा। 2Q। ठीक है, यदि विषम कहता तो यदि मान लेते हैं विषम का क्वेश्चन भी बन सकता है, यह तो सम के लिए हो गया। हाँ। यदि विषम के लिए कह देता है तब 2Q + 1 2q + 1। प्लस 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सम संख्या में यदि एक जोड़ते हैं, किसी भी सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो विषम संख्या होगा। प्राप्त होगी। किसी भी सम संख्या में मान लेते हैं 2q, ठीक है, प्लस 1, 2q प्लस 1, यह हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। 2q प्लस 1, q का मान या n का मान, यहाँ पर n भी हो सकता है, इतना दिमाग में रखे रहना, ठीक है ना। n भी q भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल सकता है कि q क्या है, आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो q क्या होगा, q का मान कुछ भी लो, q का मान कुछ भी लो, बोलो 3। 3, तो 3 रखो यहाँ पर, 3 प्लस 1, तो 3 दूना 6, यहाँ तक विषम और सॉरी यहाँ तक सम, और सम संख्या में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, विषम। ठीक है निखिल, मान लेते हैं q का मान 13 ले लेते हैं, ठीक है, 13 प्लस 1 इक्वल में 0, ठीक है, तो 13 दूना 26, यहाँ से सम संख्या और सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो विषम, यानी कि 13 दूना 26 और प्लस 1 इक्वल में कितना हो जाएगा 27, यानी कि विषम संख्या। सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। दिया है बिंदु इतना और इतना के समदूरस्थ x अक्ष पर x अक्ष पर बिंदु होगा, x अक्ष पर बिंदु होगा। तो सबसे पहले बताओ संजू, x अक्ष पर y बराबर क्या होता है, x अक्ष पर y बराबर लिखे 0। x अक्ष पर y बराबर 0, और y अक्ष पर x बराबर 0। देखिएगा x अक्ष पे y बराबर 0 और y अक्ष पे x बराबर 0। यह आपका मूल बिंदु है, ठीक है, याद रखे रहिएगा। दिया क्या है बिंदु a बराबर कितना दिया है 2,5 और b बराबर कितना दिया है -2,9 के समदूरस्थ है। बिंदु a बिंदु b मिल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष पर y बराबर 0, यानी कि y का मान हमारा क्या है 0 है और x का मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ से एक बिंदु P कोण में x का मान 0 प्राप्त हो गया। यहाँ से समदूरस्थ है तो P से इसका तुलना एक बार a के साथ PA हो गया और P का तुलना B के साथ PB हो गया। P का तुलना A के साथ, P का तुलना B के साथ, यानी कि PA इक्वल में PB समदूरस्थ, यानी कि एक दूसरे में बराबर है, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी हो गया। तो यहाँ पर अंडर रूट लगा देते हैं और यहाँ पर अंडर रूट लगा देते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2, तो बिंदु A और बिंदु P के लिए x1 क्या है आपका x माइनस 2 का होल वर्ग, ठीक है। मान लेते हैं हमारा x1 है, यहाँ मेरा क्या है x2 है, तो x1 माइनस x2 का होल वर्ग, सूत्र में लिखा है, पुनः y1 माइनस y2 का होल वर्ग, तो 0 माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा +5 का होल वर्ग। अब यहाँ पर PB के बीच की दूरी, तो x1 माइनस x2, तो x1 माइनस 2 प्लस, तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, +2 का होल वर्ग प्लस 0 माइनस 9 का होल वर्ग। इतना समझ में आया। इधर अंडर रूट है, इधर अंडर रूट है, तो हट जाएगा, लिखो मत, इधर अंडर रूट है, इधर अंडर रूट है, तो क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो x माइनस 2 का होल वर्ग प्लस 5 का होल वर्ग
इक्वल में x प्लस 2 का होल वर्ग प्लस 9 का होल वर्ग प्लस माइनस 9 का होल वर्ग। यह समझ में आ गया स्टेप। अब क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर दोनों को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा माइनस 2ab यानी कि 2 दूना 4 x 5 का वर्ग 25 5 का वर्ग 25 x का वर्ग प्लस 4 प्लस 2 2 दूना 4 हो जाएगा 2ab 2 दूना 4x प्लस 81। जब समझाएं तो लिखा मत करो, समय देंगे स्क्रीनशॉट लेकर तब लिखिए। इधर एक्स स्क्वायर है हट जाएगा, यहाँ पर 4 है प्लस में, यहाँ भी 4 है प्लस में कट जाएगा। यहाँ पर माइनस 4x है, यहाँ पर प्लस 4x है, तो इसको काटने का कोशिश मत करना। जब जाति समान हो और बीच में इक्वल का चिन्ह हो तो काट देते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, जाति समान थे यानी कि प्लस माइनस समान थे, प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ पर सेम कंडीशन। उसके बाद से इस 4x को हम क्या करते हैं, उधर करते हैं, 81 को इधर कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस 4x है, 4x बचा और प्लस 25 बचा है और क्या बचा है 4x प्लस 81। 4x को इधर लाते हैं माइनस 4x 81 माइनस 25 जोड़ेंगे तो माइनस 8x इक्वल में, ठीक है। और 11 में से यदि हम 5 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ कितना बचा 7 में से 2 जाएगा तो 7 में 2 जाएगा तो 5। अब यहाँ माइनस है तो x बराबर कितना हो जाएगा 56 बाई में 8 है लेकिन माइनस में, x बराबर 8 सत्ते 56 माइनस 7। x का मान कितना आ गया माइनस 7। स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। सेम वही कंडीशन। अब यहाँ पर दिया है भुजा दिया है और पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। भुजा दिया है और पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बता देते हैं। एक भी क्वेश्चन जो बता दिए हैं उससे भी और जो नहीं बताए हैं उससे भी छुड़वाएंगे नहीं। दिया है दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजा, दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजा 9 संबंधित 4 में दिया है, यानी कि A1 संबंधित A2 का जो मान दिया है कितना दिया है 9 संबंधित 4 दिया है। और कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि A1 संबंधित A2 का मान पूछ रहा है। तो हम लोग चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं, पहली समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बाई में दूसरे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल में पहली समरूप त्रिभुज का भुजा बाई में दूसरे समरूप त्रिभुज की भुजा का होल वर्ग, यानी कि A1 अपान में A2 इक्वल में यहाँ पर क्षेत्रफल बड़ा ए जो है, बड़ा कैपिटल ए जो है यह क्षेत्रफल दिखा रहा है और जो यह स्मॉल ए है यह भुजा दिखा रहा है। A1 अपान में A2 का होल वर्ग। एक बार और सुनिएगा, जो यहाँ पर शॉर्ट में बताए हैं, शुरू में आपको बताए थे, जो कैपिटल ए है वह क्षेत्रफल का अनुपात है। क्या किसका अनुपात है क्षेत्रफल का। यह माइनस जो ए है वह भुजा का अनुपात है, भुजा की अनुपात है, ठीक है। A1 अपान में A2। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, सॉरी भुजा का अनुपात कितना दिया है 9 बट्टे में 4 का होल वर्ग A1 अपान में A2। तो यह हो जाएगा हमारा 81 संबंध में 16 यानी कि A1 संबंधित A2 का मान। क्षेत्रफल का अनुपात आपका 81 बाई में 16। अगला क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए।
कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो क्या करते हैं, लंब पता है, आधार पता है, कण पता है, लंब ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, कण का वर्ग माइनस कण का वर्ग। देखिए जो चीज निकालते हैं कण में, जो चीज निकालते हैं उसको छोड़कर, जो मान लेते हैं यहाँ पर लंब निकालना है तो लंब को छोड़ दिए, उसको कण में से ही घटाते हैं, कण के वर्ग माइनस आधार का वर्ग। लंब निकालना है तो लंब नहीं, अब आधार का वर्ग अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो कण कितना है, 2 का वर्ग 4, आधार का वर्ग 1 अंडर रूट में। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि अंडर रूट में 3। लंब निकल गया अंडर रूट में 3। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो हमें लंब बाई में क्या होता है, कण। तो लंब का मान कितना, अंडर रूट में 3, और लंब का मान अंडर रूट में 3 निकाले हैं, कण का मान 2। ऑप्शन नंबर कितना दिया है, दूसरा। सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है त्रिज्यखंड ओ ए बी की परिमाप होगी, ओ ए बी की परिमाप होगी, इसमें साइड डालोगे, ओ ए बी की परिमाप होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा चित्र बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। चित्र है आपका ऐसे चित्र है और ऐसे है। कह रहा है परिमाप हमें चाहिए। क्या करना है, परिमाप हमें चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। परिमाप में हम लोग क्या करते हैं, अरिया वाला बात करते हैं। ठीक है, किनारे वाला को बात करते हैं। खुला हुआ है, नहीं खुला का। परिमाप में हम लोग क्या करते हैं, किनारे वाले का बात करते हैं। खोलो या खुला हुआ है, खोलो किसी तरह खुल जाएगा। ठीक है ना। परिमाप में हम लोग क्या करते हैं, किनारे वाले का बात करते हैं। तो परिमाप में हम लोग इसी का मान चाहिए, हमें इसी का मान चाहिए। समझ में आ रहा है, यानी कि अरिया वाला का मान चाहिए। कोण दिया है 60 अंश, तो जो चीज दिया है लिख लेते हैं। थीटा बराबर कितना दिया है 60 अंश, और त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है 7 सेमी। तो पूछ रहा है परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई पता है, थीटा पाई आर थीटा बाई में कितना होता है 180। ठीक है। परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या, कौन सा सूत्र रखेंगे, चाप की लंबाई प्लस क्या रहेगा, यह और यह। चाप की लंबाई, चाप आपका क्या है, यह है, और इसमें क्या जुड़ा है, यह दोनों त्रिज्या है। ठीक है, पूरा बोलो त्रिज्या है, यानी कि आर, एक आर और प्लस एक आर। ध्यान से समझिएगा। परिमाप बराबर में चाप की लंबाई, यानी कि यहां से लेकर यहां तक यह चाप है, चाप की लंबाई को क्या प्लस यह भी त्रिज्या है और यह भी त्रिज्या है। तो दोनों त्रिज्या को लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें परिमाप चाहिए। ओनली इस पर नहीं ना चलेंगे, हम दोनों पर परिमाप के मतलब प्रत्येक किनारे वाले को जोड़ लेते हैं। तो यह परिमाप और यह परिमाप हो गया जोड़। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बाई में 180। यह फॉर्मूला होता है, प्लस यहाँ हो जाएगा 2r। पुनः एक बार और समझिएगा, 2r कहाँ से, एक आर 2r हो गया।
ठीक है। यह चाप की लंबाई है यानी कि यल। चाप की लंबाई का सूत्र रखे हैं। यदि यदि हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 360। यदि यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं तो यहाँ पर 360। और गुणा कर लो पाई का मान 22/7। आर का मान कितना 7। थीटा मान कितना 60 अंश, ठीक है। और 180 अंश प्लस 2 आर का मान कितना 7। यहाँ के लिए 7 से 7 खत्म, 0 से 0 गया यानी 22 गुणते 6 बचा। यह पॉइंट का मतलब यह मत सोचिए पॉइंट है, यह इंटू का चिन्ह है यानी कि गुणा का, ठीक है। 22 गुणे 6 बचा और 18 प्लस 7 दूना 14, 6 कम 6 36 18। तो कितना बचेगा हमारा 22/3 प्लस 14 कितना होगा आपका। पाई में ही दिया का मान, पाई में नहीं दिया है, सही है, पाई का मान रखा है। तो गुणा करा लेते हैं 4 × 12 यानी कि हर बराबर करते हैं तो हो जाएगा हमारा 4 × 12 2 हासिल 1 3 × 3 1 4 बाई में 3 जोड़ घटा लेते हैं तो 4 और 4 2 6 पाई में 3। तो परिमाप इतना हो जाएगा 64/3। ऑप्शन दिया है 64/3, ऑप्शन नंबर पहला। समझ में आया। यह आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रत्येक क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको नहीं बताएंगे। इसको बताएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समांतर माध्य का क्वेश्चन है, तो इसको हम बाद में बता देंगे। यह थोड़ा सा लेंथी, अभी समझाएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, तो इसको बाद में बताते हैं। और ऑप्शन तीसरा सेट समाप्त, चौथा सेट अब बस बाकी है, तो इसकी साथ ले लीजिएगा, इसको रब करते हैं। सेट नंबर चौथा में आपका पहला क्वेश्चन क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम, आ गया वही क्वेश्चन विषम वाला, तो आंख बंद करके लगा दोगे 2q प्लस 1 पे यह समाप्त हो गया। बिंदु a b c दे दिया है कि त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज होगा, ठीक है, दिया है। ये बिंदु कितना दिया है -4, 0, बी का मान कितना दिया है 4, 0 और सी का मान कितना दिया है 0, 3 और कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष है, एक त्रिभुज के शीर्ष है, इसको बताएंगे नहीं। एक त्रिभुज के शीर्ष मान लेते हैं -4, 0 है और बी का मान कितना है 4, 0 है, यहाँ -4, 0, यह 4, 0 और यह 0, 3 हो गया। और कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष है तो वह त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज होगा किसमें होगा, समबाहु त्रिभुज में होगा कि विषमबाहु त्रिभुज में होगा, कि मतलब किसमें होगा, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, यह त्रिभुज होता है ना, तो इन दोनों के यानी कि इन सबका बीच के दूरी ज्ञात कर लेंगे। मान लेते हैं यह ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया, तो ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, और बी सी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी, ठीक है, ज्ञात करेंगे। जो भी मान आएगा वहां से हम कह सकते हैं कि यह किस आकार में है, समबाहु त्रिभुज में है कि समद्विबाहु त्रिभुज में है कि विषमबाहु त्रिभुज में है, ठीक है। 4 को 16, 4 4 8 हो जाएगा, 8 × 64 हो गया और समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और यह -4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऑप्शन में क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया होगा। तो यहाँ आप लोग लगा सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, तो 16 9 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 25, यानी कि यह और यह समान आएंगे लेकिन यह असमान हो जाएंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, वही होगा। ऑप्शन देखने का क्या बात है। दिया 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 20 और 45 है, तो उनकी ऊंचाइयों हो गया, उसकी ऊंचाई यानी कि दोगे रब कर
दिया है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल मान लेते हैं कैपिटल ए का जो मान दिया है A1 का मान दिया है 20 सेमी स्क्वायर, ठीक है, और कैपिटल A2 का जो मान दिया है A1 और A2 का मान कितना है 45 है सेमी स्क्वायर। इनकी ऊंचाइयों को ज्ञात कीजिए का अनुपात होगा, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा, यही पूछा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि A1 बाई में A2 इक्वल में स्मॉल a बाई में स्मॉल A2, स्मॉल A1 बाई में स्मॉल A2। एक बार और समझाते हैं, जो A1 है वह क्षेत्रफल का A1 अपान में A2 जो है A1 अपान में A2 है वह क्षेत्रफल का अनुपात है, और यह स्मॉल जो A है यह भुजा का अनुपात है। तो यह होता है वर्ग। बहुत स्टैंडर्ड यह सूत्र है, हर साल इससे 2 नंबर 3 नंबर में पूछ लेता है। इसका मान दिया है 20, इसका मान दिया है 45। A1 अपान में A2 का होल वर्ग। जब काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 चौको 20 और 5 9 45। A1 अपान में A2 का होल वर्ग। इधर वर्ग है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा करड़ी में, यानी कि A1 अपान में A2 इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में 4 बटे में 9, यानी कि 3 संबंधे सॉरी 2 संबंधे 3। A1 संबंधे A2 का मान। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, टेन थीटा मान दिया है तो कास थीटा का मान चाहिए। टेन थीटा मान दिया है तो कास थीटा का मान चाहिए। दोगे इसको रब करें। टेन थीटा का मान हमें दे दिया है, टेन थीटा का मान दे दिया है, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। इसको बता देते हैं क्योंकि यहाँ चर वाला रखने का है। दूसरा कहाँ गया है मार्कर, दूसरा मार्कर दो, वहाँ पर है। आपका दिया है क्वेश्चन टेन थीटा बराबर 2ab बाई में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है। तो कह रहा है कास थीटा का मान चाहिए, कास थीटा का मान हमें चाहिए। तो कास थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं हमें लंब क्या है पता है, ठीक है, आधार पता है। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंबाई टेन थीटा लंबाई आधार। तो हमें कास थीटा का मान चाहिए। तो कास थीटा में क्या होता है, आधार बटे कौन, आधार बटा कर्ण होता है। तो कर्ण हमें चाहिए क्योंकि लंब और आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, कर्ण का वर्ग इक्वल में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग नहीं पता, लंब का वर्ग कितना है 2ab का होल वर्ग प्लस आधार कितना है a का वर्ग माइनस b का वर्ग का पूरा होल वर्ग। a का वर्ग माइनस b का वर्ग और पूरा का होल वर्ग, यह सूत्र का होल वर्ग। वर्ग तोड़ते हैं तो 2 दूना 4 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इसका तुलना हम लोग क्या करेंगे a स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, चाहे a स्क्वायर सॉरी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर या a प्लस बी के होल स्क्वायर, कोई भी फार्मूला रखेंगे तो उससे मान उतना ही आएगा। यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं a का वर्ग, तो a का वर्ग ऑलरेडी आपका है, a का वर्ग ऑलरेडी आपका है और वर्ग पूरा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 घात प्लस b पर 4 प्लस और यहाँ क्या है माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 a का मान कितना है a स्क्वायर और b का मान कितना है b स्क्वायर। यह समझ में आया। एक बार और समझाते हैं। 2 का वर्ग 4 हो गया, a का वर्ग b का वर्ग, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़े हैं
तो ए का वर्ग ऑलरेडी ए का वर्ग है, तो एक पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका जब वर्ग तोड़ेंगे तो बी पर 4 माइनस 2ab 2ab, तो बी का स्क्वायर क्यों किए हैं, क्योंकि बी का स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन से ही है। इन दोनों को हम जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2a² b² प्लस a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि हम लोग इसका जब खंडन किए हैं तो इतना आया है, इसका खंडन किए हैं तो इतना आया है, लेकिन माइनस में आया है, तो माइनस बीच में था तो यहाँ पे माइनस आया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग का होल वर्ग लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस का आएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा कौन कितना हो गया, कौन का होल वर्ग, ठीक है। यहाँ वर्ग है इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, वर्ग हटाते हैं तो अंडर रूट का मतलब दो चीज हमारा कॉमन मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, बस इतना ही बचा। अभी हमें क्या चाहिए, कास थीटा मान चाहिए, तो कास थीटा मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना, आधार का मान कितना है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और कर्ण कितना निकला है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, इतना ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बता दो। अगला क्वेश्चन है, एक सुई की मिनट की लंबाई 14 सेंटीमीटर, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित गई क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसको बता देते हैं, जो सुई वाला है इसको ओनली समझा देते हैं, तो इसको रख कर जो यह फार्मूला दिया है, ठीक है ना, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 क्या होता है माध्य 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यह बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा बहुत दूर तक, ठीक है ना। बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ऑप्शन नंबर तीसरा ये आपका सही है, इसमें बताना नहीं है, यह आपका सूत्र है, याद रहेगा तभी हो पाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, जो यह चौथा अंक बता देते हैं। अब एक घड़ी की सुई, ठीक है, मिनट की सुई जो है, एक घड़ी की मिनट की सुई की जो लंबाई है, मान लेते हैं त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है। 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल चाहिए, 1 मिनट में क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें एरिया चाहिए 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाता है 5 मिनट में 30, 5 मिनट में 30। और मान लेते हैं एक वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है 360 का। अर्धवृत्त में कितना अंश का कोण बनता है 180 अंश। तो सेम उसी तरह से मान लेते हैं 12 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 12 6 9 10 11 1 2 4 5 7 8, ठीक है, ऐसे होगा। तो इन दोनों के बीच में 30 अंश का कोण, इन दोनों के बीच में 30 अंश का कोण, बात को ध्यान समझिएगा। 30 30 30 30 ऐसे जोड़ोगे तो हमारा 360 के बराबर होगा। 30 यहाँ से 30 यहाँ से, यानी कि हम क्या कहते हैं 30 का गुणा 12 करेंगे तो कितना होगा 12 3 36 हो गया, 1 0 उसमें लगा देंगे, यानी कि 12 गुणे यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा 30 का, ठीक है। एक के बीच में कितने अंश का कोण 30 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 30 गुणे 12 तो कितना हो जाएगा 360
60। तो बोला है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण? 6 अंश का। कैसे निकालेंगे? तो हमें 30 अंश पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट होगा, देखना ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मिनट होगा? 5 मिनट। तो 30 में हम लोग क्या करेंगे? 5 से गुणा भाग 5 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? यदि 5 से भाग करते हैं तो 1 मिनट का पता हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो 1 मिनट का पता हो जाएगा कि कितना मिनट लगेगा। तो 5 छके 30, यानी कि 30 अंश 1 मिनट में 30 अंश का कोण बनेगा। 1 मिनट में 6 अंश, सॉरी 1 मिनट में 6 अंश का, ठीक है, 1 मिनट में 6 अंश का, 5 मिनट में 30 अंश का, 1 मिनट में 6 अंश का, ठीक है। तो हमें थीटा का मान भी पता हो गया। अब हमें एरिया चाहिए, तो सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई में 360 रख दो, मान में आ जाएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, थीटा मान 6 अंश और 360, यानी कि यह हमारा फार्मूला है एरिया निकालने का। तो आज के लिए बस 4 सेट। अगले लेक्चर में यदि आप लोग इस पर अपना प्यार दिखाते हैं तो अगला लेक्चर बहुत जल्द ही आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।